Bismillahirrahmanirrahim. Now let's start our new chapter oral cavity and gastrointestinal tract. तो इसमें जो है जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो ओनली ओरल कैविटी के हैं. ठीक है. सबसे पहले तो हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है ये एक हॉलो ट्यूब है जो एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस पे कंसिस्ट करती है. ठीक है. इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के. में फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्टिकेशन, जिसको हम च्यूइंग प्रोसेस कहते हैं, एंड देन स्वेलविंग प्रोसेस, जिसको हम डिग्लूटिशन कहते हैं. और जब उसके बाद मोटर फंक्शन ऑफ स्टमक आ जाता है कि स्टमक अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन में फेसेस स्टोर होते हैं और रिफ्लक्स डेफिकेशन रिफ्लेक्स डेवलप होने पे रेक्टम और एनस के थ्रू पास हो जाते हैं. ठीक है. तो इसमें अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के फंक्शंस क्या हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मैस्टिकेशन से स्टार्ट करें तो पहला फंक्शन क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, ग्राइंड करना फूड को, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल एंड स्मॉलर पार्टिकल इनटू सिंपलेस्ट पार्टिकल. ठीक है. अब ये ग्राइंड करने का पर्पज़ ये होता है कि फूड जो है इजीली एसोफेगस से स्टमक में पास हो जाए. अगर हम फूड को इजीली ग्राइंड नहीं करते तो हो सकता है कोई हार्ड फूड हो, वो जाते ही एसोफेगस को एक्सकोरिएट कर दे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे. तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्टिकेशन प्रोसेस ज़रूरी होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए. जैसे हम फूड को ग्राइंड करते हैं उसके बाद स्वेलिंग प्रोसेस होता है. अब पता है जब हम फूड को ग्राइंड कर रहे होते हैं, हमारी टंग कंटिन्यूसली रोल कर रही होती है बुलस को, तो उस वक्त सलाइवरी सेक्रेशंस भी साथ में मिक्स हो रही होती हैं, सलाइवरी एंजाइम्स मिक्स हो रहे होते हैं. मीन्स फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद एक तो हम ये फंक्शन इसका कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल एंड स्मॉलर इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल. उसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करना ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके. और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स में जो न्यूट्रिटिव एजेंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कर लेना, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, वाटर एंड वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड एट द एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना ताकि अगर सम टाइम में फूड नहीं मिलती तो हम कम से कम एक डे तो गुजार सकते हैं उस फूड पे, 1 to 2 डे. क्लियर. ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का हर रीजन जो होता है उसके यूनिक कम्प्लीमेंट्री और हाईली इंटीग्रेटेड फंक्शंस होते हैं जो इनटेक को, च्यूइंग प्रोसेस, प्रोसेसिंग, स्वेलविंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. इसके फंक्शंस हैं रेगुलेट करना इनटेक को, प्रोसेस करना, इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करना और वेस्ट प्रोडक्ट्स के डिस्पोजल करना. तो इंटेस्टाइन्स जो हैं ये एक प्रिंसिपल साइट है हमारी बॉडी में जहाँ पे इम्यून सिस्टम को नंबर ऑफ एंटीजेंस के साथ सामना करना पड़ता है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स के साथ. ठीक है. अब ये एंटीजेंस प्रेजेंट कहाँ पे थे, फूड में, क्योंकि हम फूड लेते हैं उसमें कंटेमिनेशन भी समटाइम हो सकती है, कंटेमिनेटेड फूड हो सकती है, कंटेमिनेटेड वाटर हो सकता है. तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा जितने भी सिस्टम्स हैं सबसे ज़्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में माइक्रोब्स का, एंटीजेंस का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है. तो इसलिए हम, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि हम कहते हैं कि बार बार स्टमक अपसेट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इशू हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का इशू हो रहा है, पेशेंट को डायरिया बार बार हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. तो इट मीन्स के हमारी हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन्ड नहीं है, या फिर फूड प्रॉपरली, फूड का इंटेक नहीं है, फूड हाइजीनिक नहीं है, कंटेमिनेटेड फूड है. तो इस तरह से इसलिए हम कहते हैं कि मतलब लोग अक्सर 3 in 10 पीपल, अगर 10 में से 3 लोगों 10 पीपल का आप सर्वे करें
तो कम से कम 3 लोग ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे कि मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, मेरा स्टमक अपसेट रहता है, मुझे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्योंकि इसका एंटीजन से एक्सपोजर ज़्यादा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एफ्थस अल्सर, HSV इन्फेक्शन, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, oral candidiasis, leukoplakia and erythroplakia, squamous cell carcinoma, caries and periodontitis. First of all, एफ्थस अल्सर। एफ्थस अल्सर क्या होता है? एफ्थस अल्सर इज आल्सो कॉल्ड कैंकर सोर। ठीक है, ये सुपरफिशियल म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व करते हैं। सुपरफिशियल म्यूकोज़ा पे अल्सर्स बन जाते हैं। एफ्थस अल्सर्स सुपरफिशियल म्यूकोज़ा पे बनते हैं और अप टू 40% ऑफ पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। और इनका ज़्यादा फ्रिक्वेंट एज ग्रुप जो है वो फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ लाइफ है, मीन्स 20 ईयर्स ऑफ एज तक ये एफ्थस अल्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं। और इनका रिकरेंस बार बार होता रहे। अगर एक दफ़ा एफ्थस अल्सर हो जाए तो ये बार बार रिकरेंस इनका होता रहेगा, बार बार रीअपियर होते रहेंगे। इसका कोई प्रॉपर काज एफ्थस अल्सर क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, प्रॉपर इसकी एटियोलॉजी वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन सम टाइम हम कह सकते हैं कि ये फेमिलियल टेंडेंसी है इसमें एफ्थस अल्सर्स में, या फिर सीलिक डिजीज़ के साथ सीलिक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की हो सकती है, या बेकेट डिजीज़ की हो सकती है। अब इसमें सीलिक डिजीज़ क्या होती है? सीलिक डिजीज़ में ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो ग्लूटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। वो फूड जिसमें ग्लूटीन होगी, ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो व्हीट में और राई में पाई जाती है। तो कुछ पर्सन्स ग्लूटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में हम कह सकते हैं एफ्थस अल्सर डेवलप हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, और बेकेट डिजीज़। बेकेट डिजीज़ में भी यूवियाइटिस होता है, म्यूकोजल अल्सरेशंस हो जाती हैं। तो बेकेट डिजीज़ की भी कॉम्प्लिकेशन एफ्थस अल्सर हो सकता है। तो प्रॉपर इसका कॉज नॉन नहीं है। प्राइमरी हम कहेंगे, प्राइमरली जो है ये डिजीज़ इडियोपैथिक है, और सेकेंडरली जो है ये एसोसिएट कर रही है बेकेट डिजीज़, सीलिक डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ। अल्सर्स जो होते हैं ये एफ्थस अल्सर्स माउथ में सिंगल भी होते हैं और समटाइम्स मल्टीपल भी होते हैं, शैलो होते हैं, और इनकी बेस जो होती है वो हाइपरेमिक होती है और उसमें एक्सुडेट से कवर होती है, और नैरो जोन ऑफ एरिथमा होता है, इसमें फील होता है। ठीक है, अब इस एक्सुडेट जो है आप लोगों को पता है एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड है और मोस्ट केसेस में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है इन 7 to 10 days, बट इट कैन रिकर, इट कैन रीअपियर। आगे इसकी डायग्राम दी हुई है, एफ्थस अल्सर्स दिखाए हुए हैं, एक इसमें शायद नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं नज़र आ रही। नेक्स्ट इज़ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस पढ़ा होगा आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में, थर्ड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, फोर्थ ईयर में भी पढ़ा हुआ है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है और ये भी एक रीएक्टिवेटेड डिजीज़ है। ये जो वायरस होता है ये ट्राइजेमिनल नर्व में, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में इनएक्टिवेट हो जाता है, हिडन हो जाता है, लेटेंट स्टेट में चला जाता है। और जब पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होगा या उसे थोड़ा सा फीवर फेब्राइल कंडीशन में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो इस क्या होगा कि ये वायरस जो है ये रीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं एफ्थस अल्सर की तरह हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन भी रिकरेंट डिजीज़ है, इसमें रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की 2 कैटेगरीज हैं, एक है HSV1 और दूसरे है HSV2। HSV1 जो है ये हमारे अपर लिप्स पे इन्फेक्ट करता है, HSV2 जो है ये जेनिटल एरियाज को इन्फेक्ट करता है। HSV1 जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, ये कॉज करता है ओरोफेशियल हर्पेटिक इन्फेक्शंस। जो ओरल कैविटी है, लिप्स पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और प्राइमरी इन्फेक्शन जो है इसका चिल्ड्रन में 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज में होता है और मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है।
जबकि 10 to 20% ऑफ केसेस में प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है उसकी सिम्टम में एक्यूट हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमाटाइटिस है। इसमें जो जिंजीवियल जो होती हैं, जो गम्स होती हैं, टूथ गम्स होती हैं, वो स्वेल हो जाती हैं और इसके साथ एब्रप्ट वेजिकल्स बन जाती हैं और अल्सरेशंस जो है वो थ्रू आउट ओरल कैविटी रहती है। मोस्ट एडल्ट्स जो होते हैं उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो है वो लेटेंट स्टेट में रहता है और जब पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, उसका इम्यून सिस्टम होस्ट डिफेंस लोअर होगा, वीकर होगा, तो ये वायरस जो है ये रीएक्टिवेट हो जाता है और उसको हम कहते हैं कोल्ड सोर और रिकरेंट हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो HSV के साथ एसोसिएट करते हैं, HSV रीएक्टिवेशन के साथ? ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ट्रॉमा, एलर्जीज, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, जब कोई ट्रॉमा होगा, एलर्जी होगी, अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोजर होगा, या टेम्परेचर एक्सट्रीम्स लेवल पे जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो, प्रेगनेंसी हो, मेंस्ट्रुएशन या इम्यूनोसप्रेशन। ये फैक्टर मैंने पहले भी बताया था, इम्यूनोसप्रेशन वाला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इम्यूनोसप्रेशन ही है। इसके अलावा ये जितने फैक्टर्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट लाइट, ट्रॉमा एंड एलर्जीज, ये फैक्टर्स भी HSV की रिएक्टिवेशन कराते हैं। अब ये जिसकी रिकरेंट लीजन्स होती हैं, इनकी साइट सेम रहती है कि जहाँ पे प्राइमरी हर्पिस का इन्फेक्शन हुआ था, रिकरेंट लीजन्स भी वहाँ पे ही अपीयर होंगी। ठीक है, और इनका ग्रुप भी ऐसे ही होगा, 1 to 3 mm के वेजिकल्स बनेंगे। लिप्स पे अगर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 अगर लिप्स पे इन्फेक्ट करता है तो उसको हम हर्पीज लेबियालिस कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स नेज़ल ऑरिफिस भी इन्वॉल्व होती हैं, बक्कल म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिंजीवा भी इन्वॉल्व होता है और हार्ड पैलेट भी इसकी कॉमन लोकेशंस हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन लोकेशन ओरल ओरोफेशियल पार्ट है। ठीक है, अब इसकी जो लीजन्स हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की, इसकी विद इन 7 to 10 days रिजॉल्व हो जाती हैं, जस्ट लाइक एफ्थस अल्सर, और ये अमीनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में परसिस्ट करती हैं। तो इसलिए जो पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या जिन पर्सनस को हर्पीस का इन्फेक्शन हो जाए, तो उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट बहुत अच्छी कर लें, ताकि उनकी अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें, हेल्दी डाइट लें, ताकि उनका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करे और इस बीमारी के अगेंस्ट लड़ सके। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी साइट्स इन्वॉल्व हो रही हैं अपर लिप्स पे, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। Next oral cavity disorder is oral candidiasis. Oral candidiasis is also called thrush, that is caused by a fungi that Candida albicans, और Candida albicans की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहेंगे oral candidiasis. Candidiasis जो है that is most common fungal infection of oral cavity. Candida albicans नॉर्मल कंपोनेंट है ओरल फ्लोरा का, और जब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होंगे ये तब डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं? वन इज़ इम्यूनोसप्रेशन, कि जब पर्सन का इम्यून सिस्टम होस्ट डिफेंस वीक होगा, और या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट एंटीबायोटिक्स ले, उसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा जो है वो अल्टर हो जाता है। तो नॉर्मल फ्लोरा ओरल फ्लोरा सप्रेस होने की वजह से भी ओरल कैंडिडियासिस डेवलप होती है। 3 मेजर क्लिनिकल फॉर्म्स हैं ओरल कैंडिडियासिस की। 1 इज़ सूडोमेम्ब्रेनस, सेकंड इज़ एरिथेमेटस एंड थर्ड इज़ हाइपरप्लास्टिक। सूडोमेम्ब्रेनस फॉर्म जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड थ्रश, जिसको हम ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है, कर्ड लाइक जैसे कि दही की तरह एक वाइट कोटिंग हो जाती है, ग्रे टू वाइट इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं टंग पे, और फाइब्रिनोसपुरेटिव एक्सुडेट होता है, और कैंडिडा एल्बिकेंस की जो वाइट कोटिंग होती है उसको हम स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं। और इसकी जो कैंडिडा एल्बिकेंस की वाइट कोटिंग के नीचे एरिथमेटस बेस होती है। नेक्स्ट आप डायग्राम में देख रहे हैं जहाँ पे लड़की ने जुबान निकाली हुई है,
उस पर नज़र आ रहा है वाइट कोटिंग है, और जहाँ पे स्क्रैप किया हुआ टिप पे वहाँ पे एरिथमेटस बेस भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट ओरल कैविटी डिसऑर्डर इज लिकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। अब ये जो लिकोप्लेकिया में भी सेम जैसे हमने ओरल कैंडिडियासिस में पढ़ा था कि वाइट कोटिंग आ जाती है टंग पे, और लिकोप्लेकिया में भी यही होता है। लेकिन लिकोप्लेकिया का जो वाइट पैच होता है या प्लाक होता है उसको हम स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते, जबकि कैंडिडा एल्बिकैन का जो वाइट पैच है उसको हम स्क्रैप कर सकते हैं। लिकोप्लेकिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन है, इसमें बताया कि दैट इज़ अ वाइट पैच or plaque that cannot be scraped off and cannot be characterized clinically or pathologically as any other disease, कि हम इसको कोई और डिजीज़ भी कंसिडर नहीं कर सकते। एरिथ्रोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया जो है रेड, एरिथ्रो मीन्स रेड कलर को इंडिकेट करेगा। एरिथ्रो और लिको जो है लिकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया, लिको जो है वो वाइट को इंडिकेट कर रहा है, वाइट सेल्स की तरह वाइट कलर को इंडिकेट करेगा। एरिथ्रोप्लेकिया जो है एरिथ्रो ये रेड कलर को इंडिकेट करेगा। अब लिकोप्लेकिया का पैच जो है वो वाइट होता है, एरिथ्रोप्लेकिया का पैच जो है वो रेड होता है। एरिथ्रोप्लेकिया रेड वेलवेटी, वेलवेट लाइक जिसको हम शनील कहते हैं, और इरोडेड लीजन होती है, सम टाइम फ्लैट होती है, सम टाइम स्लाइटली डिप्रेस होती है। और एरिथ्रोप्लेकिया के साथ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा है, मीन्स कैंसर। एरिथ्रोप्लेकिया जो है ये कैंसर के साथ ज़्यादा एसोसिएट करती है एज़ कम्पेयर टू लिकोप्लेकिया। वाइट लिकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया जो हैं ये हम एडल्ट्स में देखते हैं, किसी भी एज ग्रुप में देख सकते हैं, लेकिन टिपिकली जो ये डिजीज़ इफ़ेक्ट करती हैं वो 40 एंड 70 ईयर्स के एज के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और इसमें मेल प्रीडोमिनेंस है, मेल टू फीमेल 2:1 की रेशो के साथ। इसकी एटियोलॉजी जो है मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इसकी एटियोलॉजी में जो कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ डिस्क्राइब किया है वो है टोबैको यूज़, सिगरेट्स, पाइप्स, सिगार एंड च्यूइंग टोबैको। टोबैको जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर लिकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। इसकी ये नेक्स्ट आप डायग्राम में देख रहे हैं एक वाइट पैच है, लेकिन ओरल कैंडिडियासिस में भी ऐसा ही वाइट पैच था, लेकिन ओरल कैंडिडियासिस के साथ अगर इस पैच को हम स्क्रैप ऑफ करें तो स्क्रैप ऑफ हो जाता है और नीचे से एरिथमेटस बेस नज़र आती है रेड कलर की। लेकिन इस पैच को हम स्क्रैप ऑफ भी नहीं कर सकते हैं और इसकी एरिथमेटस बेस भी नहीं होती। इसकी मॉर्फोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा आपको पता है कि कार्सिनोमा जो होता है मैलिग्नेंट को कहते हैं, कैंसर को कहेंगे, मीन्स मैलिग्नेंट एपिथेलियल नियोप्लाज्म जो होते हैं वो कार्सिनोमा कहलाते हैं, और मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल नियोप्लाज्म जो है वो सार्कोमा कहलाते हैं। तो दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसका मतलब है दैट इज मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ स्क्वेमस सेल्स लाइनिंग दी ओरल म्यूकोजा। वो स्क्वेमस सेल्स जिन्होंने ओरल म्यूकोजा को लाइन अप किया हुआ है उनका कैंसर हो जाए उसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर्स इसके 2 हैं, टोबैको एंड अल्कोहल। और फ्लोरल माउथ जो है इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन है, बक्कल कैविटी इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन है, और इसकी जो प्रिकर्सर लीजन्स हैं वो 2 हैं, ओरल लिकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। लिकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया हमने डिटेल में पीछे पढ़ा है कि लिकोप्लेकिया एक वाइट प्लाक होता है जिसका जो पैच है उसको हम स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते, और उस अगर हम उसका हिस्टोलॉजिकल सैंपल देखेंगे तो उसमें हमें स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया नज़र आएगा। लिकोप्लेकिया का नेक्स्ट डिफरेंस बताया हुआ है। लिकोप्लेकिया का डिफरेंस ओरल कैंडिडियासिस से कैसे डिफर करता है। ओरल कैंडिडियासिस एक वाइट डिपॉजिट है टंग पे जो स्क्रैप्ड अवे हो जाता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में नज़र आएगा, जबकि हेरी लिकोप्लेकिया ये एक वाइट रफ पैच है जो लेटरल टंग पे अपीयर होता है, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन जो एड्स के होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के पेशेंट्स या एप्स्टन बार वायरस के जो पेशेंट्स होंगे वहाँ पे हमें नज़र आएगा। और इसमें स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेजिया होगा,
और ये प्री मेलिग्नेंट स्टेज है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया जो है ये फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करता है कैंसर को। नेक्स्ट प्रिकर्सर लीजन इज एरिथ्रोप्लेकिया। एरिथ्रोप्लेकिया represents vascularized leukoplakia and that is highly suggestive of squamous cell dysplasia. डेंटल कैरीज का मतलब है कि दांतों को कीड़ा लग जाना। डेंटल कैरीज में होता क्या है, डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, टूथ स्ट्रक्चर्स की इनेमल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है। और ये होता किस वजह से है, कभी अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं उनके दांतों को कीड़ा लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि शुगर की जब फर्मेंटेशन होती है तो उससे कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। वो बैक्टीरिया एसिड्स जनरेट करते हैं, वो एसिड जो है वो एनामिल को डीमिनरलाइज करता है और कैरीज को इनिशिएट करता है। वर्ल्ड वाइड हम कहते हैं कैरीज जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमन काज ऑफ टूथ लॉस बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज। जिन लोगों के बिफोर 35 दांत टूट जाएं या जल्दी दांत गिरना शुरू हो जाएं तो उसका मतलब है कि उनको कैरीज है। इनेमिल जो है ये एक लेयर होती है जिसने हमारे टीथ को कवर किया होता है, टीथ को प्रोटेक्शन देती है। तो इनेमिल में फ्लोराइड जो है वो उस क्रिस्टल्स फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होता है और वहाँ पे फ्लोरोएपेटाइट बनाता है। फ्लोरोएपेटाइट जो है ये बैक्टीरियल एसिड्स के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। और आजकल सम टाइम ये भी देखने में आता है कि जिन लोगों के दांतों को कीड़ा लग जाए तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप वो टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा हो। और सम टाइम इसका एक मेजर रिस्क फैक्टर जो है, एक तो बैक्टीरिया हम इसकी कॉजेशन बताते हैं और दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है प्रोसेस्ड फूड्स। जो केन फूड्स आ रही हैं वो भी इसका रिस्क बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से कैरीज जो है वर्ल्ड वाइड ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में फैल रहा है। उसके बाद है पेरीओडोंटाइटिस। ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जहाँ पे भी सफिक्स में ITIS आता है तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जो टीथ के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को इफ़ेक्ट करता है। टीथ के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में पेरीओडोंटल लिगामेंट्स हैं, एल्वुलर बोन को ये डैमेज करेगा और सीमेंटम को करेगा। विद द प्रोग्रेशन पेरीओडोंटाइटिस जो है इसमें क्या होता है, पेरीओडोंटल लिगामेंट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एल्वुलर बोन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी और इवेंचुअल टूथ लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये डिजीज़ पोर ओरल हाइजीनिक कंडीशंस के साथ एसोसिएट करती है जो जिंजीवल बैक्टीरिया की कंपोजिशन को इफ़ेक्ट करते हैं।